बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन नामकरण। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। आज हम इसका देखेंगे नामकरण। सबसे पहले इसमें 3 हाइड्रोकार्बन हैं जिनकी कल भी चर्चा की थी। 3 श्रेणियां बताई थी आपको। पहली है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हम पहले एल्केन देखते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके तीनों के सामान्य सूत्र हैं। तीनों में से किसी एक का एक सामान्य सूत्र 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो खंड ए का प्रश्न है उसमें से कोई एक, जैसे आगे चैप्टर में बहुलक आएगा, किसी बहुलक की एकलिक इकाई पूछी जा सकती है, श्रृंखलन की परिभाषा पूछी जा सकती है, या इन तीनों में से क्वेश्चन आता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो आप देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। इसी के अनुसार एल्केन का क्या बनेगा? CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। ये आप ध्यान रखिए, n कार्बन के पैरों में है, यहाँ 2n+2। इस सूत्र को हम कम से कम 4 कार्बन तक आपको मैं लिख कर दिखाती हूँ कैसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं इन दोनों में एक कार्बन की तो ना एल्कीन बनती है ना ही एल्काइन। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 2। हम यहाँ क्या लिखेंगे? n बराबर 2। तो आप देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, 2H 2 × 2 + 2। तो सूत्र क्या बन गया? C2 4 और 2 6 C2H6। यहाँ रखेंगे C2 2 × 2 C2H4 और यहाँ क्या बनेगा? C2 2 × 2 - 2। तो यानी C2H4 - 2 यानी 2 रह गया, C2H2 और यहाँ क्या बन गया? C2H4। अब अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो क्या बनेगा बच्चों? C3H, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 + 2 C3H8। यहाँ क्या बनेगा? C3H6 और यहाँ क्या बनेगा? C3H4। ये आप क्या करेंगे? सभी ऐसे वैल्यू रख कर खुद निकाल कर देखेंगे, बिल्कुल ये मैच होंगे, आपके ऐसे ही फॉर्मूले बनेंगे। इसी प्रकार n अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ क्या बनेगा? C4H, यहाँ 4 किया आपने 10, यहाँ C4H8 और यहाँ C4H क्या हो जाएगा? 6। तो ये हमारे पास हैं। इस प्रकार से ये C3H8 क्या कहलाता है? एल्केन, एल्कीन और ये क्या बना? एल्काइन। अब हमें क्या है, कोई भी ऐसा कई बार क्वेश्चन दे दे, सीधा आपसे ऐसे फॉर्मूला पूछ ले कि आप C3H4 का संरचना सूत्र और IUPAC नाम लिखिए। तो आप अब कैसे पहचान करेंगे कि हमें एल्केन बनानी है, एल्कीन बनानी है या एल्काइन? आपको याद क्या रखना है कि एल्केन में जितने भी कार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एकल बंध। एल्कीन की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? द्विबंध। और अगर एल्काइन की बात करें तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? त्रिबंध। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिखाई दे तो आपको इन तीनों में से पहले निकालना पड़ेगा कि हमें एल्केन बनानी है, एल्कीन या एल्काइन। तो आप क्या करेंगे? ये जो 3 है ये सब के लिए क्या है? n की वैल्यू। सबके लिए क्या है बच्चों? n की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से 3 यहाँ रखेंगे। 3 आपने रखी, क्या h कवर हो रहा है? यहाँ से कितने बन रहे हैं? h 10 आ रहे हैं। यहाँ सॉरी C3H4 है, आप यहाँ 3 रखेंगे, 6 + 2 8 आ रहे हैं। यहाँ 8 नहीं है, इसका मतलब एल्केन नहीं है। आप जब यहाँ रखेंगे C3 क्या बन रहा है? H6, एल्कीन भी नहीं है। यहाँ रखेंगे C3, यहाँ 6 - 2 है 4, तो यहाँ क्या है? ये एल्काइन। अब एल्काइन है, एल्काइन के लिए कितने कार्बन है आपके पास? 1 2 3 कार्बन है। एकल बंध तो सब में आएगा ही, आ गया। उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास? कम से कम एक त्रिबंध। आपने क्या लगा दिया? त्रिबंध। अब इनकी क्या करनी है? सबकी संयोजकता पूरी करनी है। और कार्बन की संयोजकता में कितनी रखनी है? 4। तो आप यहाँ 3 हो गई इस कार्बन की संयोजकता, यहाँ एक और लगाया, ये कार्बन हो गया, 4 संयोजकताएं पूरी। बीच वाले कार्बन की पूरी है ही, 3 यहाँ 1 यहाँ, 4 कंप्लीट है। इस कार्बन की 1 यहाँ है, दूसरी संयोजकता, तीसरी संयोजकता और ये चौथी संयोजकता। अब आप चेक कर लो कि हमारा सूत्र इस अणुसूत्र से मैच हो रहा है या नहीं। आप देखिए कार्बन 3 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, एक ये रहा 1 2 3 और 4।
इस प्रकार हम किसी भी कोई भी ऐसा अगर प्रश्न आए तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर से सुनिए, हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के सामान्य सूत्र याद रखने हैं। एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। एल्कीन आते ही 2 हट जाएगा, CnH2n, और एल्काइन में -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस बीच में 2n और लास्ट -2। ये तीनों सूत्र आपको याद हो। तीनों में से एक सूत्र 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, और अगर सूत्र पता होंगे तभी हमें अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए और हमें पता नहीं है कि तीनों में से कौन सा है, तो हम उसका पता लगा सकते हैं, उसी के अनुसार उसकी संरचना सूत्र बना सकते हैं। संरचना सूत्र बनाने के बाद ही हम उसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, इसकी नामकरण की 3 पत्तियाँ हैं, उनमें आपको मैं पहली पत्ती करवाती हूँ। पहली है रूट। रूट यानी जो प्रचलित सबसे पहले बनाई गई पद्धति, जो अब इस समय प्रचलन में नहीं है। अब हम क्या है, IUPAC पद्धति को ही प्रचलन में रखते हैं। देखिए पहली कौन सी है? रूट। रूट पद्धति में हमारे 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में। हम ये 5 ही याद रखेंगे। थोड़ी सी याद करने में परेशानी आएगी क्योंकि ये क्रियात्मक समूह अभी आपको पता नहीं है। ये थोड़े से 11वीं 12वीं के क्रियात्मक समूह याद दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें याद करने पड़ेंगे। याद हम कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बच्चों? आप देखिए, जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं, क्या हमें सब कुछ आता है क्या? हम पहले क्या सीखते हैं? A to Z लिखना सीखते हैं, रीडिंग और लर्निंग और स्पीकिंग तीनों सीखते हैं। उसके बाद हमें क्या, एप्पल की स्पेलिंग हमेशा से याद होती है, कितनी बार मिलती है कॉपी में, उसके बाद ही याद होती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी जो नई चीज़ लगे और आपको लगे ये कैसे समझ में आएगी, उसको आप 10 से 15 बार लिख लो, आपको याद हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए रूट पत्ती है, इसमें आपको मैं 5 उदाहरण करवाऊंगी। जैसे पहला है A, यहाँ है CH4। अब ये तो आपको पता चल गया है CH4 क्या है? मेथेन है। इसका मैं संरचना सूत्र लिखती हूँ, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अब क्या है, मेथेन है, इसकी एक सारणी बनी है, इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो इसका रूट नाम, CH4 का रूट नाम क्या है बच्चों? मार्श गैस। तो अगर हमसे पूछा जाए 1 नंबर का क्वेश्चन कि मार्श गैस का संरचना सूत्र लिखिए, तो क्या होगा? ये मेथेन यानी CH4 ऐसे बनेगा। और ये प्राप्त कहाँ से होती है? ये प्राकृतिक स्रोत दलदली भूमि से प्राप्त होती है। यहाँ इनके स्रोत लिखे हुए हैं, दलदली भूमि से प्राप्त होती है। इसी के साथ हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, जिसमें क्या किया है आप ध्यान से देखिए, CH3OH। अब मैं ये सूत्र लिख रही हूँ, इसमें आपको समझ नहीं आएगा ये क्या लिख दिया मैंने, लेकिन इसको देखिए ध्यान से। यहाँ हमने एक H, यहाँ 2 3, इस एक H को हटाकर उसकी जगह एक नया समूह आ गया, उसका नाम वो क्या है? OH। ये क्या बन गया? CH3OH। और इसका नाम क्या है बच्चों? रूट नाम इसका क्या है? कास्ट स्प्रिट। क्या नाम है इसका? कास्ट स्प्रिट। ये क्या है? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। देखो सूत्र याद हो जाएगा। पहले में क्या है? कार्बन है, कार्बन की संयोजकताएं कितनी है? 4, 1 2 3 4। दूसरा उदाहरण है CH3OH। उसमें क्या किया कि कार्बन की 3 संयोजकता हाइड्रोजन ही कंप्लीट कर रहा है, लेकिन चौथी संयोजकता में क्या गया? यहाँ OH। OH एक क्रियात्मक समूह होता है और इससे क्या बन गया? कास्ट स्प्रिट। तीसरा है, अब हमसे पूछे कास्ट स्प्रिट का संरचना सूत्र, तो आप ये बनाएंगे। कास्ट स्प्रिट प्राप्त कहाँ से होता है? तो आप लिखेंगे लकड़ी के भंजक आसवन से। इसी के साथ आगे हम देखते हैं, इसमें एसिटिक अम्ल क्या है? तीसरा देखो, ये 2 तो आपको समझ आ गए, मार्श गैस और कास्ट स्प्रिट। और तीसरा है हमारे पास एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा बेटा? सिरके से प्राप्त होता है ये। अब इसका सूत्र भी देखिए आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम है इसमें भी। यहाँ क्रियात्मक समूह OH आया, अब देखिए यहाँ क्या आएगा? COOH। बस यही बात है जो बार बार आपको डार्क करके मैं दिखा रही हूँ, यही आपको याद रखनी है। देखिए पहले सूत्र में क्या था? 1 2 3 4, चारों हाइड्रोजन संयोजकताएं पूरी कर रहे थे। आगे वाले में 3 हाइड्रोजन अपनी जगह सेम है, लेकिन OH आ गया, इसका नाम क्या है? कास्ट स्प्रिट।
और उससे आगे वाले में यहाँ क्या आ गए, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ COOH है और इसका नाम क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल। और ये क्या है, सिरके से प्राप्त होता है। इसी के बाद चौथा आएगा हमारे पास लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल क्या है, दूध में पाए जाने वाला अम्ल होता है, लैक्टम इसे नाम दिया जाता है। अब इसका सूत्र देखिए आप कैसे याद रखेंगे। इसमें क्या किया है, चारों संयोजकताएं हैं 4 अलग अलग अन्य समूह से पूरी होगी। जैसे जो दिख रहे हैं वही सारे समूह लगाने हैं। COOH दिख रहा है, यहाँ लगा दिया। OH दिख रहा है, ये लगाया हमने। H एक, यहाँ क्या आएगा हमारे पास, CH3, क्या लगाना है यहाँ, CH3। तो ये कैसे याद रखेंगे कि हमें लैक्टिक अम्ल में कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग समूह से पूरी करनी है। एक जगह तो क्या आएगा, ये हमारा COOH ग्रुप। अम्ल की बात होगी तो अम्ल आएगा वहाँ, COOH समूह। कार्बनिक रसायन की बात हो, कार्बनिक अम्ल की बात हो, उसमें COOH ग्रुप आएगा। OH ये यहाँ से, H और CH3, ये 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास। लैक्टिक अम्ल लैक्टम से प्राप्त होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसी के साथ एक और सूत्र है यहाँ, फार्मिक, 5वां। आपको मैंने बताया ना, रूट पत्ती में 5 एग्जाम्पल याद करने हैं। इसका नाम है फार्मिक अम्ल। ये हमारे जो फार्माइका कहते हैं या लाल चींटी से प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये होता है HCOOH। तो एक H लगा दिया, डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लगा दिया, OH। इस तरह से इसका सूत्र बनता है, या आप सीधा यहाँ से याद कर लें, HCOOH। ठीक है। जैसे एसिटिक अम्ल में तो हमने क्या याद किया था, इसका क्या बना था सूत्र, ये CH3COOH। जबकि फार्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH। और एक पहली ही क्लास में आपको मैंने एक फॉर्मेल्डिहाइड याद करवाया था। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या थी, क्या विशेषता थी कि कार्बन है, एक तो द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है और 2 एकल बंध द्वारा जुड़ता है। इस प्रकार का सूत्र लिखा था HCHO, और इसका नाम क्या दिया था मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या है हमारे पास, फार्मिक अम्ल। मैं इन 5 को एक बार फिर से लिखती हूँ, आप इनके सूत्र एक बार और देखिए। पहला क्या है हमारे पास, मार्श गैस, क्या होगा इसका फॉर्मूला, CH4। दूसरा क्या है, कास्ट सिप्रेट, फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH। पहला क्या है, मार्श गैस, क्या सूत्र लिखेंगे, CH4। दूसरा कास्ट सिप्रेट। अब आपको कैसे बनाए ये आ जाना चाहिए, कैसे बनाया था मैंने, CH3OH। तीसरा क्या लिखेंगे हम, एसिटिक अम्ल, क्या है ये, CH3COOH। फिर क्या है, फार्मिक अम्ल, यहाँ HCOOH। ये ग्रुप दोनों में समान है, यहाँ H है और यहाँ CH3। और 5वां क्या है हमारे पास, लैक्टिक अम्ल। इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं, एक तो COOH कंप्लीट करेगा, एक यहाँ OH करता है, एक H और एक क्या यहाँ CH3। ये क्या है बच्चों, लैक्टिक अम्ल। तो रूट पत्ती में ये 5 उदाहरण हैं। इनमें से कैसे भी पूछा जा सकता है कि फार्मिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए, तो आपको लिखना होगा लैक्टिक अम्ल। हमारे पाठ्यक्रम में तो बिल्कुल पूछा जा सकता है लैक्टिक अम्ल, तो आपको लिखना। इसी के साथ रूट पद्धति में 3 प्रकार की चेन होती है। एक तो होती है अशाखित, और शाखित में 2 चेन आएंगी। अशाखित में कितने भी कार्बन हों आपके पास, 4, 5, 6, 7, आगे हम जैसे अभी देखेंगे नामकरण में। जैसे ये है हमारे पास CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। अब अगर इसका आपसे रूट नाम पूछा जाए तो कितने कार्बन काउंट करो पहले आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने कार्बन हो गए, 7। 7 कार्बन है। 7 कार्बन का कल आपको बताया था पूर्व लगन क्या होता है, हेप्ट। क्या होता है, हेप्ट। और सब में एकल बंध है, तो ये क्या बन गया, हेप्टेन। अब ये हेप्टेन अगर आप लिखते हैं, 3 कार्बन से अगर ज़्यादा कार्बन की श्रृंखला हो, अशाखित श्रृंखला, तो इसमें रूट पत्ती ने 2 नियम बताए हैं कि अगर 4 कार्बन से ज़्यादा एक अशाखित श्रृंखला में हो, तब तो उसके नाम से पहले क्या लगाना आपको, नॉर्मल N, या आप इसे हिंदी में से लिखेंगे
नॉर्मल हेप्टेन यानी एक सीधी अशाखित श्रृंखला के लिए। शाखित की बात हो, शाखित में भी अगर श्रृंखला में कहीं एक जगह ही कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो, प्रतिस्थापी आगे बताऊंगे अभी क्या होता है, कोई भी प्रतिस्थापी उपस्थित हो केवल किसी भी एक कार्बन पर, तो आप उसके लिए क्या नाम देंगे, आइसो। क्या नाम लिखेंगे, जैसे ये इस प्रकार, क्या नाम लिखेंगे इसका, आइसो। और यदि एक ही कार्बन पर दो श्रृंखलाएं उपस्थित हो और आगे इसको पूरा किया करना है तो इसका नाम क्या होगा, नियो। ये 3 प्रकार की चेन आपके पास आएंगी, अशाखित में नॉर्मल, शाखित में आइसो और नियो। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है, हम देते हैं आपको 5 कार्बन की एल्केन, आप देखेंगे बनाकर। 5 कार्बन की एल्केन का सूत्र क्या बनेगा, C5H12। 5 कार्बन की एल्केन का क्या सूत्र बनेगा, C5H12। देखिए ये सूत्र है हमारे पास एल्केन का, CnH2n+2। यहाँ 5 रखना है, कितना बन गया, C5H12। अब देखिए इनके हम संरचना सूत्र बनाते हैं। अभी जो हम तीनों की बात की है वो तीनों आप यहाँ आ जाएंगे। अभी मैं सिर्फ रोड नाम बताऊंगी, इसका IUPAC नहीं। C5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, नंबर दे दो, 1 2 3 4 5। यहाँ इसकी संयोजकता पूरी करो, CH3, यहाँ इसकी पूरी करो, CH2 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 और यहाँ CH3। देख लो ये 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। दूसरा CH3 CH2 CH3, यहाँ भी देख लो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तीसरा CH3 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 और CH3, यहाँ भी 5 कार्बन है। रोड पत्ती में जब हम इनका नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा, नॉर्मल पेंटेन। यहाँ एक कार्बन, एक शाखा आ गई, शाखित में पहला क्या है, आइसो। कार्बन कितने हैं, 5 ही हैं तो पेंटेन। यहाँ एक ही कार्बन पर 2 शाखाएं हैं, ये ग्रुप क्या कहलाता है, नियो। तो ये क्या बन गया, नियो पेंटेन। ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं एक दूसरे के, इन्हें समावेवी भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि C5H12 से बनने वाले समावयवियों के संरचना सूत्र और उनके IUPAC नाम। IUPAC भी आपको सिखाएंगे कैसे बनेंगे, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आपको अब क्या ध्यान रखना है, यहाँ इसके 3 समावयव बनते हैं। रूट पत्ती के अनुसार इनके नाम क्या होंगे, नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन की अशाखित श्रृंखला को क्या कहेंगे, नॉर्मल। एक शाखित श्रृंखला को क्या कहते हैं, आइसो। और अगर एक ही कार्बन पर 2 शाखाएं हों तो इसका नाम क्या होता है, नियो। कार्बन यहाँ भी 5 है तो पेंटेन, यहाँ भी 5 है तो पेंटेन, यहाँ भी 5 है पेंटेन। इस प्रकार ये है हमारी रूट पद्धति। अब आगे हम देखते हैं आज एल्केन का नामकरण। आगे क्या देखना है हमें, एल्केन का नामकरण, और उसमें भी हम अब IUPAC पद्धति देखेंगे। अब हम कौन सी पद्धति देखेंगे, IUPAC। IUPAC का अगर पूरा नाम आपको अगर देखना हो तो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अनुसार आज हम क्या देख रहे हैं, अब एल्केन का नामकरण। नामकरण से पहले भी एक बात और, यहाँ बार बार चर्चा करेंगे हम प्रतिस्थापी। बार बार किसकी चर्चा करेंगे, प्रतिस्थापी। तो आपको मैं यहाँ 5-6 प्रतिस्थापी बताती हूँ क्या है। प्रतिस्थापी होते क्या है कि हमारी जो एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हमारी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ये जैसे 4 कार्बन का क्या बन गया, ये हमारे पास ब्यूटेन बन गया। इसके किसी भी एक हाइड्रोजन को, जैसे इस हाइड्रोजन को हम हटाकर इसके जगह अगर एक CH3 लगा दें, या इसको हटाकर यहाँ हम क्या लगा दें, Cl या Br, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी। जो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह खुद आ जाए। तो जैसे प्रतिस्थापी की बात करें हम,
पहला प्रतिस्थापी आपको ये मिल सकता है कहीं भी लिखा हुआ। जैसे हमने मेथेन पढ़ा था, मेथेन का एक H हटाकर क्या बन गया ये, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, मैथिल। क्या नाम होगा इसका, मैथिल। यह मिल सकता है C2H5। हमने दूसरा पढ़ा था C2H6 एथेन। एथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर जब प्रतिस्थापी बनेगा तो क्या कहलाएगा, एथिल। तीसरा C3H8 क्या होता है, प्रोपेन। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या बनाया, ये जगह छोड़ी है आगे चौथी संयोजकता किसी से जुड़ने के लिए, तो ये प्रतिस्थापी क्या है, मैथिल। ये क्या है, एथिल। इसी प्रकार तीसरा क्या होगा हमारे पास, प्रोपिल। या हमें कहीं मिल जाए हाइड्रोजन हटाकर Cl लिखा हुआ तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। अगर हमें कहीं मिल जाए Br तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो। अगर कहीं मिल जाए I तो क्या होगा, आइडो। अगर NO2 तो इसका क्या होगा, नाइट्रो। आपको मैं केवल वही करवा रही हूँ जो हमारे सिलेबस में है, नहीं तो इनके क्या है, ये आवर्त सारणी में कहीं से भी कैसे भी प्रतिस्थापी हम लगा सकते हैं, लेकिन कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। तो आप ये प्रतिस्थापी याद कीजिए। अगर हमें श्रृंखला में एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्या दिख जाए, CH3, तो उस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, मैथिल। मैथेन नहीं कहना है, मैथिल। C2H5 दिखे या इसको ऐसे खोलकर भी लिख सकते हैं, CH3 CH2, ये भी एथिल ही है। क्या है ये, एथिल। प्रोपिल के लिए CH3 CH2 CH2 ऐसे, ये यहाँ चौथी संयोजकता किसी श्रृंखला में जाकर जुड़ जाए तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल। Cl हो तो क्लोरो, Br हो ब्रोमो, I हो तो आइडो, NO2 हो तो नाइट्रो। इस प्रकार ये हैं हमारे पास प्रतिस्थापी। इसी के साथ कुछ 4-5 नियम हैं जो एल्केन का IUPAC नाम लिखने के लिए हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये नियम पहले बताऊंगी तो आपको ऐसे नहीं समझ में है, हम जैसे जैसे इनके नाम लिखेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। मैं आपको मेथेन से लेकर 5 कार्बन तक तो जितने समावेवी प्रतिस्थापी बनेंगे समावेवी उतने सारे करवाऊंगी। उसके बाद जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जितने भी उदाहरण दे रखे हैं कि क्लोरो को लेकर दे रखा है, आइडो को लेकर, वो सारे उदाहरण मैं आपको यहाँ लिखवा के समझा दूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं।